हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे 21, 22 और 23 जून के एडिटोरियल्स का एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, ये जो हाइलाइटर्स इसमें अलग अलग कलर के यूज़ किया है हमने। येलो कलर जो है कोई जो प्रेजेंट टाइम में जो इशू चल रहा है, करंट का इशू, उसको बताता है। जैसे मैंने हाईलाइट किया इसमें, तो ये रशिया इंडिया चाइना का इशू है, बट इसमें जो रिसेंट में यहाँ पे रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन ने कोई स्टेटमेंट दिया है, रसिया के जो एम्बेसडर ने कोई स्टेटमेंट दिया है रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना, तो उसको हमने येलो में किया है। और ग्रीन कलर में जो और जो रेड कलर में जो हमने किया है वो है कोई उसका कोई इम्प्लीकेशन जो नेगेटिव है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और ब्लू कलर में क्या है कि कोई कॉन्टेक्स्ट में कोई हिस्ट्री बताई गई है, उसी इशू का कोई बैकग्राउंड है, 1947 के टाइम का, 1950, 1990 का वो है। और ग्रीन कलर में है कि कोई जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अच्छी चीज़ें, मतलब ग्रीन का मतलब होता है मतलब अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आर्टिकल है हमारा, होप एंड प्रॉमिस। बेसिकली पीएम जो है मीटिंग कर रहे हैं कश्मीर में कुछ लीडर्स के साथ कश्मीर इशू पे। तो ये अभी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जब ये मीटिंग हो जाएगी तो जो आर्टिकल आएंगे हम तब पढ़ेंगे। नीचे वाला आर्टिकल है द राइज ऑफ राइसी। ईरान में चुनाव हुआ है, जहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, इब्राहिम राइसी उनका नाम है। और उसके बाद ये देखिए, ये बताया गया ईरान का जो यूनिक पॉलिटिक्स, वो एक्चुअली इंडिया की जैसी वहाँ डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ के सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट जो हैं वो चलाते हैं। उसके बाद नीचे आओ, तो ये यहाँ पे देखिए कि बताया गया है मिस्टर रूहानी के बारे में, जो वो चुनाव हारे क्यों। मिस्टर रूहानी जो चाहते थे वेस्टर्न कंट्री के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो पॉलिसीज़ थी उतनी अच्छी नहीं थी ईरान के लिए। तो ईरान वर्सेस यूएस चल रहा था, उसकी वजह से वोटर काफ़ी नाराज़ हो गए और ये भी इशू रहा चुनाव में, जिसकी वजह से वो हारे हैं। अब आगे आने वाले की देखिए सॉल्यूशन ये है कि अच्छी बात ये है कि जो न्यू राष्ट्रपति आए हैं ये न्यूक्लियर डील का सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और ये पुश फॉर, अब ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल बोल रहा है कि उनको चाहिए कि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म पे ध्यान दें। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, हाँ ये जो आर्टिकल है ये जो है रशिया इंडिया और चाइना पे है, इनकी जो एक क्या हिस्ट्री में रहे हैं और करंट में क्या चल रहा है। यहाँ पे पुतिन को बताया, पुतिन का एक स्टेटमेंट है। पुतिन ने बोला था कि मोदी और जिनपिंग जो है अकेले ही अपने इशू कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बाहर की किसी कंट्री को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दोनों बीच में। और इससे पहले भी रशिया के जो एम्बेसडर हैं वो बोल चुके हैं, ये जो है काफ़ी बुरी चीज़ है। देखो उन्होंने बोला है कि न्यू दिल्ली को चाहिए कि वो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उन पर एक लार्जर लुक ले, और ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है इंडिया की, ये कोल्ड वार मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करती है। और उन्होंने क्वाड की भी आलोचना की थी। तो ये इंडिया का दोस्त है, लेकिन ये अच्छे स्टेटमेंट नहीं माने जाते। और उसके बाद हमने देखा था जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री ने एक वर्चुअल डिस्कशन किया था ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच के जो मिनिस्टर हैं, और वहाँ बोला था कि कोई भी कंट्री भारत का जो पार्टिसिपेशन है क्वाड में रोक नहीं सकती है। और ठीक है, अब जरा ये जानते हैं कि जो इंडिया है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ इतना ज़्यादा कब से आकर्षित होना शुरू हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। हमको पता है जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूआर सोवियत हुआ था वो 1990 में हुआ था। डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ कि रशिया ने अपना यूएस से अपने आप को बैलेंस करने के लिए आरआईसी एक बोला कि ये स्ट्रेटजिक ट्रायंगल बोला इसको, इंडिया चाइना और रशिया का, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो है इसके लीडर हैं। और इंडिया ने इस समय इसको ज्वाइन क्यों किया इस ग्रुप को, क्योंकि वो भी उसमें देख रहा था कि एक यूनिपोलर मूवमेंट है। जब सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएस ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, तो इसलिए उसने ज्वाइन कर लिया कि यूएस की जो पावर है बैलेंस रहेगी। बट ये ग्रुप उतना सक्सेस हुआ नहीं। उसका रीज़न है कि चाइना का जो एटीट्यूड रहा है उतना अच्छा रहा नहीं है ढंग से, और चाइना का जो पाकिस्तान से रिलेशन रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है इंडिया के ऊपर। और उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो इंडियन पॉलिसी हुई थी, उसके पहले आपको पता है कैसे कंडीशन थे। बाद में ये हुआ कि हम लोग अपने जो वेपन्स हैं इजराइल और फ्रांस से ख़रीदना शुरू किया, और वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारा जो है रिलेशन अच्छे हुए। और फिर धीरे धीरे अब वो क्वाड आप देख रहे हैं किस तरह से। अब ये इसमें जो देखिए इतना हुआ है इसके, अब ये इसमें बोला जा रहा है कि रशिया की जो एबिलिटी है ये कम हो गई है। इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करने की जो रशिया की एबिलिटी कम हो गई है, इसलिए इंडिया कोई और मेजर पावर को ढूंढ रहा है जो कि चाइना से जो उसका टक्कर चल रही है उसको बैलेंस कर सके, इंडिया को पावरफुल बना सके। तो इंडिया ने अभी तक इसमें क्या किया, इंडिया है डिपेंडेड टाई विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने जो टाई संबंध है उनको सुधारने की कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा। और अब ये बोला जा रहा है कि जो रियल स्ट्रेटजिक ट्रैंगल है, रशिया जो बोल रहा था आरआईसी है, बट वो नहीं है। रियल स्ट्रेटजिक ट्रैंगल है ये इंडिया, वाशिंगटन मतलब यूएस और चीन का, और ये जो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया है, ये सब उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं इस ग्रुप को। इस ग्रुप के मतलब जो मेंबर जो बोला जा रहा था वो अब ये बोलता है एक्चुअल में ये है रियल में। रशिया इज येट टू रियलाइज दैट इट विल गेन। अब ये भी इसमें कह रहे हैं कि जो ये रशिया वैसे तो अपोज कर रहा है क्वाड का, बट ये बोल रहे हैं कि रशिया को इससे फ़ायदा होगा। अब कैसे फ़ायदा होगा वो तो ठीक है, चाइना का उसमें अगर दबदबा कम होता है अगर क्वाड की वजह से,
तो फ़ायदा होगा रशिया को, ऐसा बोल रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है यूएस और रशिया के रिलेशन को, नहीं तो ऐसे ही अगर उसके संबंध अच्छे नहीं रहे तो वो चाइना की तरफ भागेगा रूस जो है। इंडिया और चाइना के क्या रहे हैं टाइज हिस्टोरिकल, ये बता रहा है कि इंडिया कुछ सिमिलरिटी भी रही है और कुछ डिफरेंसेस। सिमिलरिटी ये रही है कि दोनों ने नॉन अलाइनमेंट पे जो है वो किया है, भरोसा किया है, ठीक है। जो नॉन अलाइनमेंट वो एक है जब इंडिया जब यूएस वर्सेस रसिया बहुत ज़्यादा था, दो धड़ों में बढ़ रहा था पूरा दुनिया भर के जो भी देश हैं, तो इंडिया किसी भी गुट का समर्थन नहीं कर रहा था, इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं। और सिमिलरिटी एक ये रही है कि कॉलोनियल सब्जुगेशन ये भी इंडिया के ऊपर भी रहा है जो है अंग्रेज़ों का, और चाइना के ऊपर ये भी सेम है। और ये दोनों देश जो है सवराइनिटी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं बहुत। बट डिफरेंसेस यहाँ शुरू होते हैं कि जब चाइना अपना पावर सोचता है कि हम पूरे एशिया में पावरफुल बन जाएं, अकेले दम जो है अपनी सत्ता स्थापित करें, तो यहाँ से प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से ये जो मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं RIC और ब्रिक्स हो गए, इनका कोई फ़ायदा उतना हो नहीं रहा है, जिसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पे क्षेत्रीय सहभागिता बनी रहे। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है कंट्री के बीच में। क्यों? क्योंकि जो ये है उसका रीजन, क्योंकि जो चाइना है अगर इंडिया कितने भी अच्छे कोशिश कर ले वो उसका रिस्पॉन्स देता है नहीं सही से। ये रेसिप्रोसिटी इसी को बोलते हैं कि बदले में आप भी अच्छा करें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये कोविड-19 डेथ का। जैसा कि आपको पता है अभी कोविड-19 का जो डेथ है उसकी रिपोर्टिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है, तो इसमें वही चीज़ बता रहा है कि कोविड के पहले भी यहाँ जो काउंटिंग थी डेथ की 85% डेथ ही केवल काउंटिंग हो पाती थी, और उसमें भी केवल 25% ऐसी होती थी, ओनली 1/4 जो कि रजिस्टर हो पाती थी कि वो उनका मेडिकल रीजन क्या है। अब WHO ये बोल रहा है कि अगर एक्चुअल में काउंटिंग करा ली जाए तो 2 से 3 गुना ज़्यादा होंगे ऑल ओवर में नंबर, और इंडिया में तो ये संख्या 3 से 14 गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रूरल में, क्योंकि रूरल में उतना अच्छा है नहीं डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी एक जैसा मैंने बताया अभी एक सर्वे हुआ था बिहार महाराष्ट्र में, उसमें ये पता चला है कि 75% ज़्यादा संख्या अब एक्चुअल में नज़र आ रही है। जो रिपोर्ट हुई थी वो उससे ज़्यादा 75% ज़्यादा संख्या एक्चुअल में है मरने वालों की जो है। इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं कि नंबर जो है रिपोर्टिंग सही हो, जितनी डेथ हो उनका सबका जो है प्रॉपर उसकी काउंटिंग हो। 4 तरीके बताए गए हैं एक्चुअली, ये सब आंसर राइटिंग में काम आते हैं, आप कहीं से और भी देख लीजिएगा मैगजीन्स में इनकी डिफिनेशन क्या है। डेथ ऑडिट्स एक 4 तरीके, पहला डेथ ऑडिट्स, दूसरा एक्सेस डेथ एनालिसिस, इसको आप कहीं से पढ़ लीजिएगा। डेथ सर्वे है, और है डिकेडल सेंसस, वो इसको ही मतगणना बोलते हैं, जो जनगणना बोलते हैं। पहला अप्रोच देखिए ये है कि स्टेट को करना चाहिए डेथ ऑडिट्स, और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट अस्पतालों का बल्कि प्राइवेट का भी, और जो घर पे जो डेथ हुई है उनका भी। सेकंड ये बोल रहा है कि एक्सेस डेथ करना चाहिए, एक्सेस डेथ सर्वे, जो अभी आपको बताया एक्सेस डेथ सर्वे। थर्ड रूरल एरियाज़ एंड स्मॉलर टाउन एरियाज़ में कैसे जो है हम कर सकते हैं ये डेथ की काउंटिंग अच्छे से, और उसमें कैसे यूज कर सकते हैं हम ये पंचायत डाटा का, पंचायत के पास जो डाटा होते हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं इस तरह करके। और ये लास्ट जो अप्रोच है ये बोला गया है कि डिकेडल सेंसस करना चाहिए। इवन US एंड रसिया ने भी कंडक्ट किया था अपना जो सेंसस है इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और फिर क्या होगा कि जो 10 साल के बीच में जो इंटरसेंसल ग्रोथ आएगी, जो मरने वालों की संख्या पता चलेगी, वो उससे ये पता चलेगा कोविड का कितना इफेक्ट पड़ा है इस पर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अगर हम डेथ की काउंटिंग सही से करेंगे, तो इसका होगा जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हम GDP का 1% या 2% आपको देंगे, तो वो किसी बेसिस पे बोलती होगी कि इतने लोगों का इफेक्ट हुआ, इतने लोग प्रभावित हुए कोविड-19 से। तो अगर आपके पास जो है संख्या नहीं होगी तो आप ये कैसे पता लगा पाएंगे GDP का कितने % जो है कितने लोगों को देना है? तो इससे बहुत इसलिए ये होना चाहिए, इससे पता चलेगा एक्चुअल में कितने लोग की डेथ हुई है, कितने लोगों को कोविड हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है उनको। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे ट्यूसडे के। हाँ, तो ये हमारा जो है ट्यूसडे का न्यूज़पेपर और ये रहा इसमें आर्टिकल। देखिए इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक अभी पिटीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बोला जा रहा था कि जो भी कोविड विक्टिम है उनको 4 लाख रुपए गवर्नमेंट दे, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कमी है। और अब ये आर्टिकल बोल रहा है कि 4 लाख तो आप नहीं दे सकते हो, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज बता रहे हो, बट जो सेंट्रल विस्टा स्कीम है जिसमें 800-900 करोड़ रुपये आप दे रहे हो वो सही है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है, हम जो अपना पैसा जो लगा रहे हैं इसमें हेल्थ केयर में लगा रहे हैं, बट हम 4 लाख रुपये डायरेक्ट देना, ये एक छोटी अप्रोच है एक, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री ने भी ये बोल दिया है कि जो ये कंपनसेशन है 4 लाख का एक बार देना है, नैरो है, एक बार में आप दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप उसको अस्पतालों में बनाने में लगाओ, वो सब ज़्यादा सही है। और ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि सेंटर को हेजिटेट नहीं करना चाहिए टैक्स रिफॉर्म में, ताकि मतलब अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों पे कम लगाओ, ये सब बोल रहे हैं। परपेचुअल वार में आप देखिए US में है, ये है कि US की जो सेना है अफगानिस्तान से निकलने वाली हैं, अब ये है कि वहाँ तालिबान का शायद ज़्यादा कंट्रोल हो जाए। तो अब ये इसमें बता रहे हैं कि एक US की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि
जो वहाँ पे अलकायदा भी एक्टिव हो गया है, तालिबान से उसके संबंध और अच्छे होने लगे हैं। और ये भी हमको पता है कि न्यूज़ में देखते हैं तालिबान अब धीरे धीरे वहाँ का जो और भी ज़्यादा ज़मीनें हैं कब्जा करता जा रहा है, गवर्नमेंट की जो वहाँ पे आर्म फोर्सेस हैं उनसे छीन रहा है। अब ऐसा अगर हुआ ये निकला यूएस, तो इससे होगा कि फ्यूचर में वहाँ पे गवर्नमेंट तो नाम मात्र की रह जाएगी, सेमी ऑटोनमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो रूल होगा वो तालिबान का होगा। और नेक्स्ट आर्टिकल ये है इंडिया के पुअर पे, ये बोल रहे हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी। बेसिकली एब्जेक्ट पॉवर्टी देखिए मैं भी आपको बताऊंगा क्या है। इसमें कह रहे हैं कि जो इंडिया पुअर हैं इनके जो नंबर हैं, नंबर शुड बी काउंटेड, ठीक है, नंबर इनके काउंट होने चाहिए अच्छे तरीके से। उसका रीजन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अभी आगे बताएंगे। देखो ये है कि अगर हमको कोविड-19 से अच्छे से लड़ाई करनी है और इकोनॉमिक हमें सुधार जो कंडीशन है उसको ये रिपेयर करना है, हमको नंबर चाहिए पुअर के, एग्जैक्ट नंबर, सही। उससे फ़ायदा ये होगा, देखिए अब आप इसको देखिए ये क्या है। मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है इंडिया का 2017-18 में पहली बार गिर गया है, हर बार बढ़ता था, इस बार कम हो गया है सिंस 1972-73। दूसरा ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम सीरियस हंगर कैटेगरी में पहुंच गए हैं। थर्ड ये है कि NFHS जो गवर्नमेंट सर्वे कराती है उसमें ये पता चला है कि मेल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, मैटरनल हेल्थ, ये सब चीज़ें जो है अच्छी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं। और ये है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का जो एवरेज इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ये इंडिया से ज़्यादा हो गई है। इंडिया SDG गोल में भी 2 रैंक पीछे आ गया है। इन सब से पता चलता है कि हमारी जो कंडीशन है वो पॉवर्टी को लेकर के अच्छी नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर एक है, उसने कोई रिपोर्ट बनाई है, वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक डेटा, और ये बोला है कि अगर $2 एक दिन में अगर कोई कमाई करने वाले को अगर गरीब मान के चलें परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, तो जो एक साल में देखा गया है कि 60 मिलियन से 134 मिलियन गरीब हो गए हैं हमारे देश में। और सिर्फ 2020 में आप अगर देखें तो ये संख्या डबल तो हुई है, साथ में जो ग्लोबल पुअर है उनकी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 57.3% इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप देखें ऐसा पिछली बार कब हुआ था कि इंडिया में गरीबी बढ़ी थी, ये तब हुआ था 1947 में, जब आज़ाद हुआ था, उसके 25 साल बाद हमारी तब तक गरीबी बढ़ी थी। लेकिन अब आज फिर से वही कंडीशन है, गरीबी बढ़ रही है। ये बेसिकली हिस्ट्री में गए हैं कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2011 में गरीबी की परिभाषा तय की, उस पर विवाद हुआ, फिर सी रंगराजन कमेटी बनाई गई 2014 में, उसने बताया कि हमारे यहाँ 29.6% गरीबों की संख्या है 2014 में जब उसने काउंट किया था। तो ये बोला गया बहुत अच्छी चीज़ है, रीजन्स वाई नंबर काउंट, क्यों हमको गिनती करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नंबर जानेंगे तो उससे होगा कि पब्लिक ओपिनियन बनेगा सपोर्ट करने के लिए गरीबों को। और भारत के बाहर के जो वर्ल्ड ने, उसने देखो क्या क्या करना शुरू कर दिया है, वो ये कर रहा है कि हाई लेवल ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है। और स्पेन ने क्या किया है, डिलीवरी बॉयज़ को स्टेटस ऑफ वर्कर दे दिया गया। ये जो आपके डिलीवरी बॉयज़ आते हैं पिज्ज़ा डिलीवर करने वगैरह, ये सब इंडिया, अब इससे उनको होगा कि उनको इंश्योरेंस वगैरह उनको होगा, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट करे या फिर कंपनी करे, उनको ये अच्छी चीज़ है कम से कम। सेकंड चीज़ ये है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनको आप ऑनेस्टली एवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर पता है गवर्नमेंट का, वो ऐसे कि आपको पता, जैसे कि अगर आप कोई दे रहे हैं जो कि 1 लाख करोड़ रुपए हमने दिया, तो उसका गरीबों को कितना मिला, ये अगर आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर होगा। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक डिबेट हो सकेगी बहुत अच्छी तरीके से, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये पता चल सकेगा कि जो रिचेस्ट इंडियन कारपोरेट हैं उन्हीं की सिर्फ संपत्ति बढ़ रही है या फिर ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि आप अगर पैसे देखें अभी रिसेंटली तो स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है और ये जो इंडिया की जो GDP है ये डाउन हो रही है। ऐसा क्यों है? स्टॉक मार्केट अगर ग्रो कर रहा है इसका मतलब क्या, जो अमीर हैं सिर्फ उन्हीं की संपत्ति बढ़ रही है, गरीब होता चला जा रहा है, मतलब ये आप बता रहे हैं। अब ये देखिए मेन ये जो अर्जुन सेन गुप्ता थे, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन 2004, इन्होंने ये बताया था कि हमारे जो इंडिया में टोटल जो मार्जिनराइज्ड पीपल हैं 836 मिलियन है। बट इनकी इस रिपोर्ट को इग्नोर इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये नंबर अगर आप देखें तो इंडिया का 77% पॉपुलेशन थी। ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता 77% को कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो इसको इग्नोर कर दिया गया और ये कहा गया नहीं हमारे यहाँ तो 25.7% ही गरीब है, नंबर को इग्नोर कर दिया गया। अब आप देखिए एब्जेक्ट पॉवर्टी जो मैं बोल रहा था, एब्जेक्ट पॉवर्टी एक्चुअली है क्या, सब ह्यूमन लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, जब बहुत ही मतलब मानवीय कंडीशन से भी आप नीचे अगर कोई आदमी जीवन यापन करे उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अभी ईरान में न्यू प्रेसिडेंट आए हैं उनके ऊपर है। इसमें ये बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी की वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 592 लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया था कि हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, सिर्फ 7 लोगों को अप्रूव किया गया था, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि वहाँ का जो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल होता है, वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं जो क्या लिखा है नाम, अयातुल्ला अली खामनेई। ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इलेक्शन भी नहीं लड़ने दे रहे हैं। और वहाँ पे एक जो डिबेट होती है ना, वहाँ पे एक रिफॉर्मिस्ट एक धड़ा है, एक है कंजर्वेटिव।
तो ये जो हसन रूहानी थे वो रिफॉर्मिस्ट थे, अब जो आए हैं वो कंजर्वेटिव हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये हसन रूहानी इसलिए मतलब जो रिफॉर्मिस्ट इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि जो इन लोगों ने अपना बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हम ये सुधार करेंगे वो सुधार करेंगे, ऐसा किया नहीं, इसकी वजह से जो जनता थी वो नाराज़ हुई। अब दूसरा आप देखिए, ये वोटर टर्नआउट भी वहाँ पे 48.5% रहा है, ठीक है, मतलब बहुत कम लोगों ने वोट किए हैं, और ये लोवेस्ट है अभी तक का जब से ईरान रिपब्लिक की स्थापना हुई है। नेक्स्ट आप इसका देखिए क्या बोला गया इस आर्टिकल में। हाँ, ये अब ये बोल रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा ईरान का। फॉरेन पॉलिसी में बोल रहे हैं कि उसके रसिया से और चाइना से संबंध अच्छे बने रहेंगे। चाइना से अच्छे रहेंगे तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ही विल बी परसिस्ट इन रेनफोर्सिंग ईरान स्ट्रेटजिक रिलेशन। सीरिया और इराक से भी उसके संबंध अच्छे बने रहेंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि ईरान न्यूक्लियर डील को वो उतना खुल के अपोज नहीं करेंगे, तो ये अच्छा, क्योंकि न्यूक्लियर डील अगर होती है तो इंडिया भी उससे तेल खरीद पाएगा। अभी प्रतिबंध लगे हुए हैं यूएस के, तो इसलिए खरीद नहीं पाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है टुवर्ड ए मोर फेडरल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये बोला गया है कि आप इंडिया में देखें, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारी रियासतें थी जो हमारे मतलब इंडिया में आना नहीं चाह रही थी, बट सरदार पटेल जी की वजह से और नेताओं की वजह से हमने ये ऐसा किया। और उस प्रेजेंट टाइम में ये है कि प्रॉब्लम क्या है इस सब में। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स वगैरह से जो इनकम होती है वो 41% जो है देना है राज्यों को। ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। कितने परसेंट देना है आपको राज्यों को, सेंटर अकेले नहीं रखता है, राज्यों के साथ बांटना पड़ता है, ठीक है। 41% अभी बोला गया है, बट एक्चुअल में है प्रॉब्लम क्या है कि 41% टारगेट हो नहीं पाता है, और कई राज्य देखो अपना कोर्ट में चुनाव केस किए रहते हैं कई राज्य की, हमको 41% अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है। और एक और चीज़ ये बताया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाती है, टैक्स का तो 41% आपको देना पड़ेगा स्टेट को, बट जो सेस लगा रही है टैक्स के ऊपर टैक्स, जो हेल्थ सेस होते हैं, एजुकेशन, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। इसको कोई शेयर नहीं करना होता है स्टेट गवर्नमेंट से। और ये डाटा दिया हुआ है कि स्टेट जो अपना जो रेवेन्यू होता है, उनका आय होती है, उसके 26%, कुछ तो वो अपना भी कमाते हैं, लेकिन 26% जो गवर्नमेंट देती है ना, 41% आपको बोला है, तो वो स्टेट का 26% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंटर की तरफ से होता है। और जो गरीब राज्य होता है उनमें वो 50% भी हो सकता है। अनदर इशू इज द रीजनल डिस्पैरिटी। ये है कि जो जैसे कि मैंने आपको बोला 41% गवर्नमेंट वापस करती है, तो उससे पहले आप ये जानो कि ये गवर्नमेंट को मिलता कहाँ से ये सब टैक्स वगैरह, ये सब जो ये सब काम तो स्टेट ही करते हैं, ले करके देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। कुछ राज्यों से ज़्यादा जो है ये टैक्स वगैरह मिल जाता है। वो जैसे कि आप देखो, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। अब अगर इन सबको आप मिला दो तो ये लोग 72% अकेले ही मतलब इतना दे देते हैं जितना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट इनको रिटर्न में मिलता है नहीं इतना। मतलब ये लोग दे रहे हैं कमाई करके ज़्यादा, और इनको जो मिलना चाहिए, क्योंकि जब 41% मिल रहा है, सबको बराबर बराबर नहीं मिलता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जैसे कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर जो हमारी सदर्न स्टेट हैं उनका तो जो पॉपुलेशन है कम है, ठीक है, नियरली वो तो 0 पहुँच गया है, और जो सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे तो होगा तो इन लोगों को ज़्यादा टैक्स मिलता रहेगा, और मतलब कमाई करें वो लोग और ज़्यादा मिले इधर नॉर्थ इंडिया वालों को। तो इससे हो सकता है कि ये जो क्रॉस सब्सिडी इसको बोल रहे हैं, कि ये समझ रहे हैं ना, क्रॉस सब्सिडी इसी को बोलते हैं, कि आप मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा कमाई करके दें और फिर भी वो नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा मिल रहा है, उधर का पैसा इधर। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, रीजनलिज्म आ सकता है कि हाँ, और कि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं फिर भी हमको कम मिल रहा है। नॉर्थ वर्सेस साउथ हो सकता है इंडिया में। और पॉलिटिकल पावर भी आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, मतलब जो नेता होते हैं इनके हाथ में होती है, पीएम हो या, और आप देखो तो जो सांसदों में जो सीट होती है वो भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होती है, साउथ में कम, तो उनका पार्टिसिपेशन कम है। सेकंड प्रॉब्लम ये भी है। और कभी कभी आप देखो डिबेट होती है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, ठीक है, घोषित कर देना चाहिए। इन सब की वजह से हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया बढ़ेगा, रीजनलिज्म बढ़ेगा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आप हिस्ट्री भी अगर आप देखो, अब इसके लिए करना क्या चाहिए कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इन सब के लिए ग्रेट इकोनॉमिक पावर देना चाहिए स्टेट को ज़्यादा इकोनॉमिक पावर देना चाहिए, जिससे कि वो अपना जो कमाई वगैरह है कर रहे हैं टैक्स वगैरह से, उनको ज़्यादा परसेंट, ठीक है, मिले। और अब आप देखिए इन सब की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है पैंडेमिक से, क्योंकि नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इतनी जॉब लॉस हुई है इनकी वजह से नुकसान हुआ है, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया। अब अगर ऐसे में उनको कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा तो ये सब जो है इशू और बढ़ सकते हैं। हिस्ट्री भी अगर आप देख लो तो रीजनल डिफरेंसेस की वजह से यूगोस्लाविया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान भी जो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था, इन सब में इसी वजह से दरार पड़ी। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। और अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा है कि देखो इंडिया में जो चाइना से जो थ्रेट बढ़ रहे हैं, और अफगानिस्तान में यूएस की जो सेना वापस जा रही हो सकता है वहाँ से आतंकवादी कुछ समय भारत पे टारगेट करने की कोशिश करें। तो इंडिया को ये करना चाहिए कि अपने आंतरिक मुद्दे ज़्यादा जल्दी सुलझाने चाहिए सारे, ताकि वो ज़्यादा फोकस कर सके बाहर के जो मुद्दे हैं उन सभी पे। नेक्स्ट आप देखिए वेडनेसडे का ये आर्टिकल है, ये बोल रहे हैं थर्ड इकोनॉमिक वेव।
इसमें बेसिकली बात ये गई है कि थर्ड इकोनॉमिक वेव आ रही है, न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमको करना ये चाहिए कंप्लीट इनोकुलेशन, जल्दी से जल्दी हमको वैक्सीन लगा देनी चाहिए सबको। एक एग्जांपल बहुत अच्छा इसमें देखिए दिया गया है कि कुछ स्टेट ने क्या कदम उठाए हैं। ये जो अभी आप देखिए कि तो प्री रजिस्ट्रेशन आपको कोविन पे कराना पड़ता है, कुछ लोगों ने क्या किया है स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आप डायरेक्ट जाइए तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। तो अगर ऐसा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वैक्सीन लगाने आएंगे, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल बनाए गए हैं 2020 में, जो अभी सरकार ने बनाया था 11 महीने पहले, उसमें ला रही है सुधार में ये क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंकरेज करेंगे फ्री एंड फेयर कंपटीशन। और इसके अंदर देखिए होगा क्या इन सुधारों में, ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो ई कॉमर्स रूल, मतलब जो ई कॉमर्स आप देखिए जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जो भी आपको कर रहे हैं कमाई कर रहे हैं, इनको ई कॉमर्स कंपनियाँ बोलते हैं, जो अमेजन है फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अब इन सभी को ये करना पड़ेगा, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाना पड़ेगा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बनाना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट एजेंसी जो 24/7 कॉन्टैक्ट कर पाएँ। और एक फिल्टर मैकेनिज्म की कौन सी कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा, कौन सी आपके वेबसाइट पे कौन सी प्रोडक्ट इंडियन है, कौन सी फॉरेन है। और ये भी बताना पड़ेगा उसका अल्टरनेटिव, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका मतलब वो विदेशी सामान है, उसका इंडियन अल्टरनेटिव है, विकल्प उपस्थित है, आपको वो भी बताना पड़ेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया प्रोडक्ट खरीदें। और भी होगा, अगर नॉन डिलीवरी का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उसको भी 72 घंटे के अंदर अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो ये अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कंप्लेंट चार्ट जो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट लिखाई गई हैं वो ई कॉमर्स कंपनियों के अपोजिट ही लिखाई गई हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट इससे देखिए आप हो क्या रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो रीसेंट आईटी रूल्स जो आए हैं, जो ट्विटर वगैरह के ऊपर आपने इशू देखा, इससे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है। ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं आर्टिकल में। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो गवर्नमेंट तो बोल रही है कि हम चाहते हैं कि जो बैक टू बैक सेल उस पर मिल रही है, लेकिन सेल होने से होता है क्या कि लोग उसी पे लिमिट हो जाते हैं जहाँ ज़्यादा छूट मिलती है, तो आपकी चॉइस कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बट इन सबसे आप ये भी देखिए पिछले 1 साल में जो घटनाएं हो रही हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ओवर रेगुलेशन कर रही है, ज़्यादा रेगुलेशन। अगर ओवर रेगुलेशन होगा तो कंपनी नाराज़ हो जाएंगी, हो सकता है यहाँ पे अपना बिजनेस जो है समेटने लगें, और इसकी वजह से हमें इंडिया में हो सकता है ग्रोथ प्रॉब्लम, ठीक है। कंपनी अगर जाएंगी और जॉब क्रिएशन होगा नहीं तो इससे प्रॉब्लम होगी, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखिए किस चीज़ का है, हाँ ये कन्वर्टिंग पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज ए लीगल ग्राउंड, बेसिकली ये है सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट आप ये जान लो कि ये एक आशिया सुल्ताना का केस है, इन्होंने कोई ऐसा मतलब कुछ स्टेटमेंट दे दिया था जिसकी वजह से इन पर राजद्रोह का केस लग गया था। ये अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये सेडिशन, पहले आप तो हिस्ट्री आप देख लो इसकी क्या है। ये आईपी सेडिशन अंडर सेक्शन 124A IPC 1870 में बना था, और ये जो केस है ये महात्मा गांधी पर भी किया गया था 1922 में, ठीक है। और ये बाल गंगाधर तिलक पर भी ये किया गया था 1897 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने केसरी में ऐसे आर्टिकल लिख रहे थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इसका जो मोटिव है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने देखो केदारनाथ सिंह केस में भी यहाँ पे बोला है कि ऐसा कभी भी आप सेडिशन का केस अगर आप दर्ज कर रहे हैं तो वो तभी करिए जब वायलेंस उससे क्रिएट होने की प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा नहीं है तो उसको मत केस दर्ज करिए। सेम चीज़ आप देखो विनोद दुआ केस ये है 2021 में भी बोला है कि ए जर्नलिस्ट कैन नॉट बी बुक फॉर सेडिशन फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए एनसीआरबी, ये कह रहे हैं एनसीआरबी का जो डेटा है 2016-19 तक का 160% बढ़ोतरी हुई है ऐसे केसों में। बट इसका जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जो कन्विक्शन रेट है, मतलब उसमें जो दोषी ठहराए जा रहे हैं वो कम हो गई, नंबर 33.3% से 3.3, बाकी जो 97% लोग हैं वो छूट जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो केस दर्ज हो रहे हैं फालतू में लोगों को डराने के लिए दर्ज हो रहे हैं, ज़्यादा करके लोग तो बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। 1995 में एक केस आया था बलवंत सिंह, इसमें भी कुछ लोग जैसे खालिस्तान बनाने के लिए बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, इन पर केस मत दर्ज करो, जब तक कि हिंसा भड़कने का प्रॉब्लम ना हो तब तक केस मत दर्ज करो। अब इसका कुछ बोला गया है कि अब करना क्या चाहिए, ये सब ना हो। न्यू जुडिशियल एक्टिविज्म बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सुओ मोटिव कोग्निजेंस लेना चाहिए, भले ही कोई पटिशन डाले नहीं, खुद ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ शुरुआत करनी चाहिए इन सभी केस को सॉल्व करने की, ठीक है। और जो वकीलों का जो समूह होता है ना, लॉयर्स का बार, उनको भी ऐसा अपना रोल प्ले करना चाहिए, लिबर्टेरियन रोल, जिससे कि ये जो गवर्नमेंट ये सेडिशन के जो लॉ का दुरुपयोग कर रही है ये ना हो। तो बस ठीक है, थैंक यू। आज का आर्टिकल बस यहीं ख़त्म होते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।